फ्रेंड्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल लर्न विद डिम्पल मैम में स्वागत है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? यूनानी रोमन लेखकों के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने चीनी लेखक पढ़े थे और आज हम अरबी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ये लेखक भारत आए थे और किसके शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो हम अरबी लेखकों की शुरुआत कर रहे हैं अल-बरूनी से। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़म या खीव का रहने वाला था। ख्वारिज़म या खीव ये आधुनिक समय में तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता है। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो ये जो किताब है ना, किताब उल हिंद, ये 80 अध्यायों में विभाजित की गई है और उनके मुख्य अध्याय बीच में से ये चीज़ें दी गई है कि इनके बारे में इस किताब में बताया गया है। और किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किताब जो है वो किसने लिखी है? अल-बरूनी ने लिखी है। और अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि राजनीति पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद आते हैं हमारे इब्न बतूता। इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रहला कहा जाता है। तो इब्न बतूता ने क्या लिखा है? रहला ग्रंथ लिखा है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसके बाद अन्य लेखक हैं तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब आए मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आए थे। इनका विवरण जो था पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो मार्को पोलो जो था पांडे देश की यात्रा पर आया था और इस का विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो हमें पुरातत्व पुरानी चीज़ों के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य के नाम मिलते हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पिछले समय में कौन कौन से देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। बोगाज कोई से कौन से देवता के बारे में जानकारी मिलती है? तो बोगाज कोई से मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत होलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख साहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख भानुगुप्त से प्राप्त होता है।
तो सती प्रथा के बारे में सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख, जो कि शासक भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। इससे पता लगता है कि भारत में पहले सती प्रथा थी। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाण पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो नवपाषाण से के बुर्ज होम से गड्ढे घर का साक्ष्य मिला है। एक गड्ढा जैसा होता था, उसमें घर बनाए गए होते थे और उनमें उतरने के लिए जो थी सीढ़ियां लगाई होती थी। तो यहाँ पर नवपाषाण काल में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया है? यवन शासकों ने किया है। अब हमारे पास ये चार्ट दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख लिखे गए हैं कि एक तरफ अभिलेख हैं और एक तरफ शासक दिए गए हैं कि ये अभिलेख कौन से शासकों ने लिखे हैं। तो सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, ये एक तिथि रहित अभिलेख है। इसमें किसी भी प्रकार की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है कि ये कब बना है। तो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख बनाया गया है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन के द्वारा, नासिक अभिलेख गौतमी बलशीरी के द्वारा, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त के द्वारा, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख सकंद गुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा लिखा गया है। तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी थे। इन्हें भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत का जनक कौन से राजा को कहा जाता है? ये है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के राजा थे ये। तो अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, तो यह वेसर शैली कहलाती है। जब नागर और द्रविड़ दोनों शैलियाँ आपस में मिल जाती हैं तो ये बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना की शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर उस मंदिर को कहा जाता है जब एक मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है, उसके चारों ओर मंदिर बने होते हैं, तो उसको पंचायतन मंदिर कहा जाता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशा अवतार मंदिर देवगढ़ में है, गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सब नोट्स बना लीजिएगा कि हमने जो जो चीज़ें आज पढ़ी। तो ठीक है जी, ओके, बाय, गुड नाइट।